अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तुर्की और शाम में क़यामत बपा है। ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में ऐसे लर्ज़ाखेज़ मनाजिर सामने आ रहे हैं कि सीधा कलेजे पर हाथ पड़ता है। ऐसे दिल दहला देने वाली वीडियोस सामने आ रही हैं कि पत्थर दिल भी जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर नाजरीन आप एक शामी वालिद की वीडियो देखेंगे। वालिद अपने दोनों बच्चों की लाशें उठाए नीम पागल हो गया है। इसे इल्म ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है। वालिद शादी में बोली जाने वाली एक कहावत को बार बार दोहरा रहा है, हम दुल्हा लाए और हम लाए दुल्हा और खुशामदीद। मुलाहिजा कीजिए। दिल दहला देने वाले इन अलविदाई अल्फाज के साथ शामी वालिद ने अपने दोनों फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। ज़लज़ले में मलबे तले दब जाने वाले एक बाप और बेटे की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये दोनों बाप बेटा मलबे तले दबे हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। ये मौत को अपनी तरफ आता देख रहे हैं और इस आखिरी लम्हे ये आखिरी बार गले मिल रहे हैं। ये भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप दिल थाम लें क्योंकि एक और क़यामत खेज़ मंजर है। ममता का एहसास रखने वाली हर खातून के लिए ये मंजर भी बहुत दिलखराश है। शाम के शहर हल्ब में मलबे तले फंसी एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। रेस्क्यू की भरपूर कोशिश के बावजूद माँ को तो ना बचाया जा सका, मगर नौमौलूद बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। इसी तरह का एक और कर्बनाक मंजर देखकर आप भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेंगे। रेस्क्यू एहलकार एक छोटी सी बच्ची को मलबे के नीचे देखकर उसकी नब्ज़ टटोलता है। इसे बच्ची में जिंदगी के आसार नजर आते हैं। वो बच्ची का हाथ थामता है तो बच्ची चीखना शुरू कर देती है। بس تحملنا شوي. هذا بوري هذا؟ ايه بسم الله. لا الثانية. الله أكبر. بس تعالوا بشوي. يلا أخي جاي لعندك أنا. شوفوا شوفي. एक और वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि एक बच्चा जो फंसा हुआ है एक बिल्डिंग में मलबे तले और उसका वालिद उसको बार बार कह रहा है कि दरूद पढ़ो। वो नारे तकबीर पढ़ता चला जाता है। वो इस तरह की वीडियो सैकड़ों वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें से हर तस्वीर और हर वीडियो गम का एक नोहा है। मलबे तले दबी अपनी बेटी का हाथ पकड़े वालिद रेस्क्यू टीम का मंजर है और बेटी के हाथ की गिरफ्त ये बता रही है कि वो अभी जिंदा है, मगर इसके जिस्म पर टनों वजनी मलबा मौजूद है। तुर्की और शाम में इस वक्त मौत का रक्स जारी है। 11,000 से ज़ायद अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी मलबे से ज़िंदगी की तलाश तरजीह है। जब लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू होगा तो ये तादाद हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा निकलेगी और ख़दशात यही हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भी अमवात की तादाद 40,000 से भी तजावुज़ कर सकती है और ज़लज़ले से मुतासर होने वालों की तादाद 2,30,00,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। तुर्की और शाम को इस वक्त इंसानी अलमिया दरपेश है, जहां रेस्क्यू टीमें कम पड़ गई हैं। मलबा हटाने के लिए जो मशीनरी है वो नाकाफ़ी है और एक ही वक्त में सब मुतासरा इमारतों का मलबा हटाया जाए। और जूं जूं वक्त गुजर रहा है तुर्की और शामियों को मलबे तले दबे अपने प्यारों की ज़िंदगी की उम्मीद कम होती दिखाई दे रही है। मलबे से आने वाली आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती जा रही हैं। ज़िंदगी और मौत की ये कश्मकश अगले 24 घंटों के लिए बाकी है और शामी और तुर्की इस वक्त दुनिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा अगर आप कुछ और वहाँ ना पहुँचा सके। ओवर टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नाउ। शेख रशीद एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पर छापा पड़ गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर गिरफ्तार हो गए हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर और मुआशी सूरत हाल पर होने वाले पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया है। ये सब वाक़यात पता दे रहे हैं कि सियासत के दोनों फ्रीक अपनी जगह से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त अरसाल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान कर दिया जाए। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता।
खत में कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाखिर कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। उनका पुख्ता ख्याल है कि इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताखीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं हैं। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा है कि हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया। 90 दिन में होने वाले इंतखाबात के इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन का एक और अहम तरीन इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की जेरे सरबराही मुनक्कद हुआ। दौरान इजलास चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि सूबे में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। इसके अलावा इंतखाबात के दौरान माह रमजान आ रहा है कि जिसमें इंतजामी अफसरान को प्राइस कंट्रोल और मस्जिदों में नमाजियों के लिए हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाना होता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मार्च में होने वाली मरदमशुमारी का तस्करा करते हुए कहा कि जिन इंतजामी अफराद, पुलिस अफसरान और असातिज़ा की ड्यूटियां इंतखाबात में लगाई जाती हैं वो मरदमशुमारी का कौमी फरीजा भी सरअंजाम दे रहे होंगे, जबकि इसी दौरान बच्चों के इम्तिहानात और पोलियो मुहिम भी होगी। लिहाजा इंतखाबात के लिए स्टाफ की दस्तयाबी मुश्किल होगी। इंतखाबात की सिक्योरिटी पर आने वाले इखराजात की तफसीलात बताते हुए उनका यह कहना था कि इन इंतखाबात में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तकरीबन 42 अरब रुपए दरकार होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपनी ब्रीफिंग में यह बताया कि सूबे में दहशतगर्दी के खतरात और हमले बढ़ रहे हैं। पंजाब में तकरीबन तमाम अजला में दहशतगर्द वाक़यात की एजेंसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सूबे में पुरअमन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक 4,12,000 नफरी दरकार है, जबकि पंजाब पुलिस के पास सिर्फ 1,15,000 की फोर्स है और सूबे की पुलिस को मजीद 3 लाख इजाफी नफरी की जरूरत है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में ही मुनक्कद होने वाले इलेक्शन कमीशन के इजलास के दौरान IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतखाबी अमल के दौरान दहशतगर्दी के खतरे की निशानदही की थी। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पंजाब में अपने हम मनसब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की और इस बात पर इत्तफाक किया कि मौजूदा हालात में मुल्क अलग-अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद रमा बरस के आखिर में करवाए जाएं। हुक्मरान इत्तेहाद भी ये इशारा दे चुका है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज बाद कराने के लिए नई कानून साजी की जरूरत नहीं। वफाकी हुकूमत के बावसूख ज़राए हमें बता रहे हैं कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौमी और सूबाई असेंबलियों के आम इंतखाबात एक ही तारीख पर कराने पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दो टोक अल्फाज में यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान 2 अलग-अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं। इस बयान से उन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद करवाए जाएंगे। इंतखाबात में इल्तवा तहरीक इंसाफ को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि जमात ने दोनों सूबाई हुकूमतें छोड़कर अपने पत्ते दुरुस्त अंदाज में शायद नहीं खेले और ना ही पे दर पे गिरफ्तारियों के बाद सियासी इंतकाम से महफूज रह सकी। और अनदर वेरी बिग डेवलपमेंट ऑफ द डे, लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से स्पीकर के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अरकान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करें। अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर ने अरकान को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलअदम करार दे और साथ ही अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, तर्जुमानी करते हैं तहरीक इंसाफ की। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो आपके एक लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो मंजूर हुए थे हुक्म मुअत्तल करा दिया गया है, ऑटोमेटिक ये बहाल हो गए हैं या इलेक्शन कमीशन को फिर नोटिफाई करना होगा? नहीं, वो तो बहाल हो गए ना। जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था जिसके तहत इनको सस्पेंड किया गया था और इनकी मेंबरशिप खत्म की गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वो बतौर मेंबर असेंबली बहाल हो गए। और इसीलिए मैंने आज ये कहा है कि स्पीकर साहब जो हैं वो थोड़ी मेहरबानी करें, आइन को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ना लें और आप प्रोसेस शुरू करें नए अपोजिशन लीडर के लिए, क्योंकि अब 43 मेंबर्स के साथ PTI जो है वो सबसे बड़ी जमात है और लोटे जो है। चलिए, अब आपने अपना नया अपोजिशन लीडर भी बनाना है, मगर अभी तो 70 आपके अरकान अभी भी डी नोटिफाइड हैं।
इस वक्त ये 43 लोग बहाल हुए हैं और इंशाल्लाह कल या परसों जो 70 लोग इन्होंने डी नोटिफाई किए थे उनके लिए भी पिटीशन जो है वो चली जाएगी। तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत वो लोग भी इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह 127 के करीब मेंबर जो हैं वो हमारे असेंबली में होंगे। और ये सब बहाल हो गए तो स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली क्या है फिर? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहने का इम्कान मौजूद है। वो सदर ममलिकत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते हैं और इस वक्त हालात यही हैं कि आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले BAP के जो तर्जुमान है उन्होंने भी कहा है कि वो इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। तो हमें उम्मीद है कि हम सदर ममलिकत से दरख्वास्त कर पाएंगे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें शहबाज शरीफ को। और ये हुकूमत के पास इस वक्त 172 लोगों की अक्सरियत नहीं। तो MQM और बाप और दीगर इत्तेहादियों से राब्ता आपका बहाल हो गया है या शुरुआत की है? इंडिविजुअल लोगों से हो रहा है, उनके साथ जो है वो हमारा राब्ता हो रहा है और बहुत उनसे पार्टी तंग भी है। इसीलिए आपने देखा है कि इस वक्त जो एडवाइजर्स की तादाद है वो बढ़ के 83 हो गई है। और अब शायद ही कोई MNA इनका रह गया हो जो मुआवने खसूसी या वजीर नहीं है। तो ये दबाव जो है शहबाज शरीफ के ऊपर वो बड़ा एपरेंट है, बड़ा सामने नजर आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब एक दफा सदर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया शहबाज शरीफ को तो ये वोट 172 लोग इनके नहीं दिखा पाए। मगर सर बदकिस्मती से हालात तो बेहतरी की बजाय और खराब होते दिखाई दे रहे हैं। 25 अरकान समेत आपके आमिर डोगर साहब भी आज अरेस्ट हो गए। ये बात आपकी सही है। ये तो एक फस्ताई हुकूमत की कारनामे हैं और मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ को ये यकीन दिलाने में मसरूफ है कि मैं हमजा से भी ज्यादा आपका वफादार हूँ और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है नकवी और इसका इलेक्शन कमीशन का, उसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए लाठी गोली के सर के ऊपर आप किस तरह हुकूमत करेंगे और कितना लंबा करेंगे? ये जो घबराहट है हुकूमत की वो इन्हीं फैसलों में भी तो झलक रही है ना। और ये जो लोगों पे शराबों के केस बनाने, चर्च के केस बनाने, जाली फ्रॉड केस बनाने जो सामने नजर आ रहे हों, ये अच्छी रवायत नहीं है। ये भुगतने पड़ते हैं और बहरहाल देखते हैं इनको कल आ जाए। सर रवायत तो कोई भी नहीं अच्छी छोड़ता, मगर मसला भी ये है कि इलेक्शंस मुअत्तल होते दिखाई दे रहे हैं, 90 दिन में होते नहीं दिखाई दे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज भी इजलास किया है। चीफ सेक्रेटरीज के बयान देख लें, IGs के बयान देख लें, तमाम तर वुज़रा के बयान देख लें, इलेक्शंस तो नहीं होते दिखाई दे रहे। तो फिर मुल्क में आइन मुअत्तल कर दें, क्योंकि इंतखाबात नहीं हो सकते फिर तो मुल्क में आइन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये आइन की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। पहले इन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक सलब किए हैं, अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, राइट्स जो है वो सेंटर कर रहे हैं। आर्टिकल 224 वाजे है। इलेक्शन कमीशन को तमाम इदारों ने जो है वो चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंतजामिया हो, उन्होंने उनको फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कराने में। और अगर वो इलेक्शन कमीशन वो खुद भी नहीं कर रहा और वो इनसे मांग भी नहीं रहा, कर भी नहीं रहा, तो ये तो आर्टिकल 6 है सीधा सीधा। या फिर आप आइन को मुअत्तल समझें। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम आइनी हुकूमत है, लेकिन आइन की सिर्फ वो शिकें हमें जो पसंद है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमें पसंद नहीं है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और इलेक्शन मुल्क में कराएंगे ही नहीं। आप मुझे बताइए ये कैसे? ये तो आधा सीधर आधा बटेर भी नहीं है, ये तो सीधा। मगर फवाद चौधरी साहब ये कैसे मुमकिन है कि इन हालात के अंदर सिर्फ आइन के सबसे बड़े मुहाफिज आप लोग ही हैं? तमाम तर जो दलीलें और जो हालात को का जस्टिफिकेशन रख रही हैं सामने एडमिनिस्ट्रेशन और इदारे, वो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है। सिर्फ आप ही को समझा जाए कि आप ही आइन के सबसे बड़े वो हैं अभी, और ये कैसे मुमकिन है कि ना अदलिया, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना इदारे, एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं समझ सक रहा? देखिए ना, ये तो कू है अगेंस्ट आइन। ये तो आइन के ऊपर जो है वो एक कू हो गया है और इसके लिए फिर जदोजहद करनी पड़ेगी पाकिस्तान में आइन जो है उसको बहाल करने के लिए। और उस वक्त तक जो है आप सरजमीन बेआइन है। अगर आपके यहाँ आइन के ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, कोई अदालतें जिन्होंने फंडामेंटली आइन को प्रिजर्व करना है और सेफगार्ड करना है, अगर अदालतें ये सेफगार्ड नहीं कर पाती तो इसका मतलब है फिर आइन के ऊपर कू हो गया है और आप एक PCO रजीम में हैं, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। तो उसकी फिर अपने हालात होंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं, फिर जमहूरियत बहाल करने के लिए एक बड़ी तहरीक की जरूरत होगी और इंशाल्लाह हम वो चलाएंगे। अच्छा, मगर सर ये भी समझा दीजिए कि अगर आप जमहूरियत और डेमोक्रेसी के सबसे बड़े अभी दाई हैं तो चीफ अवामी स्टाफ को एक तो नंबर 1 शक का फ़ायदा भी दे रहे हैं इमरान खान साहब, साथ ही उनकी कॉल का, राब्ते का इंतजार कर रहे हैं कि APC में शिरकत की जाए कि ना की जाए। व्हाई डज ही नीड परमिशन फ्रॉम द चीफ अवामी स्टाफ?
नहीं, बात यह है कि जमहूरियत के अंदर रह के एक किरदार अगर एस्टेब्लिशमेंट का या उनका ज्यादा है वो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर आइन ही नहीं है और इंतखाबात ही नहीं है फिर तो सिचुएशन बिल्कुल ही और हो जाती है ना। आप APC के अंदर जो इदारे हैं और जिन्होंने ये उनकी ज़ाहिर सिक्योरिटी सिचुएशन है तो आप इदारों से तो सुनेंगे ना। आर्मी चीफ मेक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हम ये जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है उसके, तो उनके सुने बगैर आप कैसे कोई फैसला करेंगे? तो जाहिर है कि आपने उनको, हमने ये तो नहीं कि कोई आर्मी चीफ से या फौज से हम रुस के तो नहीं जिंदगी गुजार सकते। जाहिर है उनकी ओपिनियन इस बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, उन्होंने बात की है कि राब्ता और टेलीफोन करने की, तो क्यों करने की जरूरत है? उधर अपडेट और ब्रीफिंग मिल जाएगी। ये तो एक प्ली ऑफ डेस्परेशन लग रही है इमरान खान और आपकी जमात की तरफ से। नहीं, फोन होने का या वो राब्ता होने का इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं उनसे राब्ते बहाल हो, हम तो डिटेल समझना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा KP का जो सूबा है वो PTI का सूबा है, जैसे पंजाब PTI का सूबा है, तो उस वहाँ की जो भी पॉलिसीज हैं वो इफेक्ट करती हैं अवाम को, और हम अवाम को की नुमाइंदा हैं, तो जाहिर है हमें समझने की जरूरत है। हम तो राब्ते बहाल करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हों तो इस बार टास्क किसको सौंपा गया है? सदर ममलिकत ही बात कर सकते हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं। वैसे तो वो जब चाहेंगे बात कर लें जिस मर्जी से करेंगे, लेकिन जाहिर है कि सदर ममलिकत ही मोस्ट एप्रोप्रिएट चैनल है, और इदारों का ताल्लुक जो है वो किसी एक मखसूस जमात के साथ तो नहीं है, वो तो तमाम मुल्क के इदारे हैं, उनका तमाम जमातों के साथ ही ताल्लुक होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम हैं, उन पे एक दफ़ा हमला हो चुका है और अब वो दूसरे हमले की भी तफसीलात देते आ रहे हैं। बहुत बड़ा केस है सर ये, आई डोंट नीड टू ओवर स्ट्रेस इट फॉर यू। ये तमाम तर सबूत जो वो कहते हैं मेरे पास मौजूद हैं, अदालत में क्यों नहीं लेके जाते? आपके सामने जो पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उसके ऊपर क्या नहीं कर लिया और कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, ये मुल्क में ये चीजें नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली, और JIT जो है वो आके इस हुकूमत ने सस्पेंड कर दी। जो FIR कराना चाह रहे थे इमरान खान वो नहीं हुई, तहकीकात को बार बार हिंडर किया गया, जो लोग कर रहे थे उनको धमकियां दी गई, आज वकील के ऊपर ही हमला हो गया। तो हालात ही नहीं है, किसके पास जाए कि कौन सी अदालत किधर क्या करे। और चौधरी साहब, आप तर्जुमान हैं, बड़े करीब रहते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि उनको नाअहल कराना नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है और इसकी मनसूबाबंदी की गई है। क्या ये मनसूबाबंदी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के साथ की नवाज शरीफ साहब ने? यही अपेरेंटली तो यही कहा जा रहा है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो यही थी कि जो जब रजीम चेंज हो रही थी कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और वो इलेक्शन में नहीं होंगे तो फिर नून लीग जो है वो इस किस्म के फैसले करेगी, वरना वो फैसले नहीं करेगी। लेकिन आप फ्रेंकली इमरान खान को अगर आप बाहर करेंगे आपके पास और बैकलैश आएगा। इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त, अगर पाकिस्तान किसी वॉयलेंस शिकार नहीं है तो इमरान खान की वजह से नहीं है। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर बन गया पाकिस्तान और स्थिति सब सुन रहे हैं। किसी वक्त भी ये प्रेशर कुकर जो है वो फट जाएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वायलेंस शुरू हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मगर मुझे चौधरी साहब बताएं कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गए इमरान खान साहब तो फिर यही समझा जाए कि करंट डिस्पेंसेशन भी उसी अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू रख रही है? जी जाहिर है, अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाता है पाकिस्तान में तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही क्या करती है ना, अदालतों में या इधर तो नहीं होते, ACP या अदालतें तो नहीं करती है फैसले। तो जाहिर है कि उससे फिर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ही लगेगी और उसका नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक से, उनका तज्जिया लेंगे। मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पोलियो कैंपेन से लेके मस्जिदों में नमाजों से लेके सिक्योरिटी से लेके रमज़ान से लेके हर एक दलील सामने रख दी गई है। क्या यही समझा जाए इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास से और पिछले 24 घंटे में जो हो रहा है, दिस अ होल लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज एंड नथिंग एल्स नॉट टू हैव इलेक्शंस? आपको कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश रहेगी है महर? इट्स वेरी ऑब्वियस, बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट हर लेवल पे फैसला किया हुआ कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने कम वोट में, और जो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बाद में देखी जाएगी। देखें, कुछ दिन पहले उन्होंने एक थ्योरी कर दी थी मार्केट में कि कोई चीज़ अगर अपने वक्त से बाद में भी हो तो वो लेजिटिमेट ही होगी, यानी कि अगर इलेक्शंस कुछ अरसे के बाद हों तो लेजिटिमेट होंगे, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा रिजल्ट्स के वो अपने टाइम में नहीं आए। फिर हमें एग्जांपल्स भी दी गई, सैलाब की एग्जांपल दी जाती हैं, मोहतरमा की शहादत की एग्जांपल दी जाती है, सब कुछ। और उनको ये पता है कि इस मुल्क में अल्टीमेटली आप जो मर्जी वायलेशंस कर लें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो होल्ड करेगी।
एंड आई थिंक ये अदालतों में मामला जाएंगे। बिल्कुल यही लग रहा है सर, अदालतों में जाएंगे। मगर ये मिल बैठ के क्यों नहीं इस पे इत्तफाक राय हो जाती, जब वो चाहते हैं वफाकी हुकूमत के एक ही टाइम पे सारे प्रोविंशियल और सेंटर के इलेक्शंस हो, क्यों नहीं रीच आउट करते? नहीं, मिल बैठ तो रहे हैं। वो मस्केटियर्स की क्या लाइन थी, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, या वाज इट द अदर वे अराउंड? तो तीनों मिल रहे हैं ना, वो सहमत है सारे, उसमें कोई मसला नहीं है। खान साहब के तो मसाइल और किस्म के हैं। मेरा ख्याल है खान साहब के मसाइल इलेक्शन से ज़्यादा बहुत सीरियस हैं। बहुत लोग इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। कल का जो केस लग रहा है, आई थिंक बड़ा सीरियस केस है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मेंबर बेंच का टेरियन वाला केस है। इसको लाइटली मत लें। ये उसमें असल जो अभी तक डिफेंस है या जो इशू है वो खान साहब की टीम का है, जुरिस्डिक्शन का, कि क्या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है इसको सुनने की। और अगर उस कोर्ट ने, बेंच ने डिसाइड कर दिया कि उनकी जुरिस्डिक्शन है, तो बाकी केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके अंदर एडवर्स रूलिंग बड़े आराम से ली जा सकती है। और फिर खान साहब के पास तो फिर वही होगा ना रेमेडी, बाद में कोई वर्डिक्ट आ जाता है टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, अगेन इट्स अ लीगल बैटल। यकीन मानिए मुझे, मैं सबसे ज़्यादा इस केस को ज़्यादा ख़तरनाक समझ रहा हूँ। और जो ये बातें ऐसे नहीं हवा में चल रही, खान साहब खुद भी कह चुके हुए हैं कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन की तैयारी है। आज शेख रशीद ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा मैं अंदर था तो मुझे 3 लोग मिलने आए, जब मिलने आए तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, मेरे हाथ बांध दिए गए, और मुझे एक बार जेल से भी ले जाया गया। और उनका कॉन्स्टेंटली मेरे से एक ही बात की जा रही है कि आप साथ छोड़ दें, और डिस्क्वालिफिकेशन का फ़ैसला हो चुका है। ख़ुद खान साहब भी ये कह रहे हैं। सो आई थिंक ये इलेक्शन वगैरह तो बात की बात है। पहले इस वक्त सीरियस इश्यूज़ हैं वो खान साहब के अपने पॉलिटिकल और लीगल सर्वाइवल के हैं। और खान साहब के आपने देखा है बड़ी मिक्स्ड बयान भी आए हैं। उसके अंदर न्यूयॉर्कर का उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, इट्स अ वन मैन, आर्मी चीफ इज़ ऑल पावरफुल, और वही सब कुछ है। फिर उनका बयान आ गया कि लग ये रहा है कि नए आर्मी चीफ ने पॉलिसी नहीं बनाई और बाजवा साहब की जो चीज़ें हैं वही चल रही हैं। फिर उनका बयान आ गया कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर मुझे आर्मी चीफ ने कांटेक्ट किया तो मैं फ़ैसला करूँगा। हो सकता है मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाऊँ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टेररिज्म के ऊपर। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि शायद नया आर्मी चीफ इज़ अ नोबडी, जिसकी पॉलिसी नहीं है, तो फिर तो वो कमज़ोर आर्मी चीफ है। अगर वो रिटायर्ड बंदे की बात चल रही है या उसका निज़ाम चल रहा है, दूसरी तरफ उससे ही उम्मीदें लगाते हैं। तो हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे खान साहब की इस वक्त पॉलिटिक्स में, और कुछ परेशानी नज़र आ रही है। और साथ ही उन्होंने अपने कत्ल का भी कह दिया कि 2 आदमियों को पैसे भी दिए गए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन खान साहब एंड, और अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें एक से ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। सो आई थिंक हम एक बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। मगर ये पॉलिटिकल लीगल सर्वाइवल जो है ये ठहर चुकी है, आपको लग रहा है उनकी नाअहली या एक मुआशी हालात जो हैं ये क्या रुख करते हैं, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में? मैं वी कांट से एनीथिंग फॉर श्योर, लेकिन जो मेरा अपना असेसमेंट है और जो मैं लोगों से मिलता हूँ और ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है। और शायद खान साहब का इंस्टीट्यूशन के बारे में जो मिसट्रस्ट तो है उनके साथ हाथ हुए में, लेकिन मेरा ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा मिसट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का खान साहब की तरफ है। और मुझे लगता है कि जो कोशिशें इधर से होनी चाहिए थी कि इसको हम गैप को कम करें, वो खान साहब हर दूसरे तीसरे दिन को ऐसी बात करते हैं कि ही कीप्स स्टोकिंग द फायर ऑफ मिसट्रस्ट। तो मुझे लगता है कि ये शायद फैसले गलत या सही किया बात छोड़ दें, बिकॉज गलतियाँ बहुत की हैं इंस्टीट्यूशन ने माजी में भी, और हम सब ने उसके नताइज भी देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में गलतियाँ भी कोई नई नहीं करता, लेकिन मुझे नज़र ये आ रहा है एज वी स्पीक कि इस टाइम पे शायद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो पैसा है, दे पुट द मनी ऑन द एग्जिस्टिंग हॉर्स, और अभी इनका सिविलियन फसाद चलेगा और यही सख्त फैसले करेंगे। और IMF के बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक अभी दे नीड अ फ्रंट फसाद, और इनसे ही अभी काम लेंगे और ये करेंगे। ऑप्शन है नहीं अभी, क्योंकि दूसरी साइड पे मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है। लेकिन IMF इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी हार्ड। मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ये ट्यूसडे को आ जाना चाहिए था, वो भी एज वी स्पीक अभी तक शायद नहीं आया। उसके अंदर फ्रेमवर्क होगा, फिर आपको 1-2 दिन चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि जी सैलाब है, तबाही है, कुछ हमारे पे रहम करें। मेरी इत्तला है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिलेंगे, प्लान सुन रहे हैं
कि शायद उनकी भी मुलाकात हो IMF डेलीगेशन के साथ। तो दैट्स अ वेरी वेरी हार्ड निगोशिएशंस गोइंग ऑन, एवरीबॉडी इज इन द सूप, आसान किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर सर मुझे आपने जो आपने बात की ना मिसट्रस्ट की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमारी इतलात के मुताबिक तो क्लियर चिट मिल गई है इदारों की तरफ से, तो उन्होंने कम बातें की थी, उधर मिसट्रस्ट जो है वो कम था जो उधर क्लीन चिट मिल गई है। देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ ही होता है, पावर पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ होता है। एक इंटरेस्टिंग चेंज आया है जो खुद PMLN की अपनी पॉलिसी में, और काफ़ी अर्सा हो गया अब इस चेंज को। आपको याद है पहले जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती थी तो कहा यह जाता था कि जी जैसे इमरान खान साहब कोई लीगली क्लीन है और वो चल रहे हैं तो आप रिवाइव करें नवाज शरीफ को भी, तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। वो लेवल प्लेइंग फील्ड की अब डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब PMLN इस बात पर ज़्यादा खुश है कि बजाय इसके कि नवाज शरीफ रिवाइव हों, आप इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई कर दें। बिकॉज इनका ख्याल ये है, राइट या रॉन्ग वो अलग बात है, इनका ख्याल ये है कि हमारे में इतनी डेप्थ है पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर, और जाहिर है 30 साल से ये कर रहे हैं काम, पावर में कर रहे हैं, तो आपकी पूरी ग्लोबी बन जाती है कि इनका ख्याल है कि हम 2-4 साल का रगड़ा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर खान साहब एक्टिवली प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते या कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो पाती तो वो उसका बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग इफेक्ट होगा PTI के ऊपर एज अ पार्टी। तो अब ये इनका वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। उसके रिवाइवल के बजाय नवाज शरीफ साहब के ये आप चाहते हैं कि खान साहब की भी डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा इनके हक में आती है। एंड इज देयर एनी मेथड टू दिस मैडनेस? इस हुकूमत को कुछ समझ आ रही है ये क्या कर रहे हैं? मेमोरेंडम थमाया नहीं जा रहा, IMF दे नहीं रहा, और हम लोगों ने 83 तक काबीना कर लिए, 5 नए स्पेशल असिस्टेंट्स डाल दिए, पेट्रोल पंप्स को मजहब की और मॉरल पुलिसिंग करके उनको रोक रहे हैं, रेट ऑफ स्टेट कोई है नहीं सर। मुसद्दिक अभी मेरे प्रोग्राम में थे कुछ देर पहले, एंड ही वाज वेरी कैटेगोरिकल कि आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे के बाद आपको नज़र आएगा कि रिजल्ट क्या है, और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, लेकिन मुझे याद है इसी गवर्नमेंट में अभी स्टेट बैंक गवर्नर ने भी कहा था कि 23 तारीख जनवरी को हम आपसे पूरे उन बैंक्स का बताएंगे जिन्होंने 100 बिलियन का टीका लगाया था डॉलर की ट्रेड में और इकॉनमी तबाह की थी, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या ये करते हैं। सो आई टोटली एग्री। मैं भी आपसे पहले यही अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था कि कुछ चीज़ों के ऑप्टिक्स होते हैं, एक तरफ कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, एक तरफ सब कुछ, और फिर आपने 7 बंदे, 5 कल 2 आज, 24 घंटों के अंदर क्रिटिकल आपकी टॉक्स चल रही हैं कॉस्ट सेविंग के ऊपर, सब के ऊपर, और आपने 7 बंदे खड़े कर दिए स्पेशल असिस्टेंट्स, और अब जो से 84 के 86 बन गए हैं शायद अब टोटल, उसके अंदर 23 लोग ऐसे हैं जिनके पास महकमे ही नहीं है, पोर्टफोलियोज ही नहीं है सिरे से। कमाल है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। छोटा सा वक्फा लेंगे, ऑप्टिक्स की परवाह नहीं, परफॉर्मेंस की परवाह नहीं, IMF के साथ अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, क्या होने जा रहा है एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे। IMF मुआहदे तय पाने से कबल ही मुल्क में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। खाम माल की किल्लत के पेश नजर प्रोडक्शन मुतासर हो रही है, और अब ये अफवाहें गर्म हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, और इन अफवाहों के नतीजे में पंप मालकान ने पेट्रोल और डीजल की जखीरा अंदोजी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक ने धमकियामेज लहजे में बावर करवाया है कि जो लोग ऐसे घिनौने काम में मुलव्विस हैं उन्हें बड़े धीमे अंदाज में कह रहे हैं कि ऐसे काम से रुक जाइए, वगरना हम ऐसे लोगों के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। इन तमाम जखीरा अंदोजी करने वालों से कहूंगा बाज आ जाएं। आज की तारीख में हमारे मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 29 दिन से ज्यादा का डीजल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में कुछ लोग हमेशा की तरह जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, यानी आपके हक पे डाका मार रहे हैं। और मैं बड़े धीमे लहजे में आज ये कहना चाहता हूं कि मेरी दरखास्त है उन तमाम लोगों से कि वो रुक जाएं, वो आज ही रुक जाएं, इस दरखास्त को तंबी जाने, और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे।
बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है कि तब ही नौबत धमकियों तक आ पहुंची है। मुसद्दिक मलिक से पहले वजीर खजाना इसहाक डार भी IMF को धमकियां दे चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात में अगले 24 घंटे कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। अभी तक दोनों फ्रीकैन के दरमियान क्या हो रहा है, किस बात पर इत्तफाक हुआ है और कहां तक पाकिस्तान IMF को कायल कर पाया है, इस हवाले से बाज़ाब्ता कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। मगर एक बात वाज़े हो चुकी है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली प्रोजेक्शंस और नंबर्स पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF को शुबा है कि पाकिस्तान को कसीरुल जहती और तजारती कर्ज दहिंदगान की जानिब से $5 अरब कर्ज की वसूली में मुश्किल पेश आ सकती है, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान से इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज यानी कि MEFP ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया और मुज़ाकरात खत्म होने में फकत एक दिन बाकी रह गया है। खबर के मुताबिक IMF ने सूबों की तरफ से कैश सरप्लस मुहैया करने के हवाले से मजीद मालूमात तलब की हैं, जबकि पावर सेक्टर मुज़ाकरात के कंक्लूड होने में अहम तरीन रुकावट है। पेट्रोलियम डिवीजन में मौजूद हमारे जराए के मुताबिक IMF पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि IMF का मानना है कि 850 अरब रुपए की मजमूई वसूलियों का हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी 50 से बढ़ाकर 70% करना नागुज़ीर है, क्योंकि अभी तक लेवी की मद में तकरीबन 190 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं, जबकि इस वक्त पेट्रोल पर 50% और डीजल पर 40% लेवी वसूल की जा रही है, जिससे तकरीबन 100 अरब इकट्ठे होंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान जैसे जैसे मामला तय पाते जाएंगे, नाजरीन ये जहन में रखिए कि अवामी मुश्किलात में इजाफा बढ़ता चला जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बायस बनेगा। बिजली और गैस की कीमत में इजाफा अवाम की जेब पर मजीद बोझ डालेगा, कि जिससे लोगों की कुव्वत खरीद में वाज़ेह कमी आएगी, जो महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे का बायस बनेगा। और अभी से ही पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है। खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मार्केट से गायब कर दी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा भी जाते हैं तो पाकिस्तानियों की रिलीफ नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों के लिए मजीद मुश्किल वक्त खड़ा है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरानों का सामना कर रहा है, जो सेहत, ग़िज़ाई ज़रूरियात और मुनासिब मेयार ज़िंदगी के हकूक़ को खतरे में डाल रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट एक तरफ है, दूसरी जानिब वजारत खजाना पर यह भी दबाव है कि सेल्स टैक्स को 17 से 18% कर दिया जाए, ताकि 100 से 120 अरब इकट्ठे हों। अगर दोस्त ममालिक मदद कर भी देते हैं तो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर 6 या 8 अरब से जायद नहीं होंगे, जबकि IMF पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग के बंदोबस्त का कह रहा है। लेकिन यहाँ तशवीशनाक बात यह है कि अगले 12 महीनों के दौरान पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर की अदायगियों के चैलेंज का सामना है, और यह चैलेंज अगले 5 साल जारी रहेगा, जिस दौरान पाकिस्तान को कुल मिलाकर तकरीबन 120 अरब डॉलर वापस करने हैं। और अगर इसमें 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा शामिल कर लिया जाए तो यह रकम सालाना 35 अरब डॉलर और 5 साल में 175 अरब डॉलर बन जाती है, जबकि पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर फ़कत 3 अरब डॉलर हैं, जो कि एक माह की खरीदारियों के लिए भी नाकाफ़ी हैं। नाज़रीन, बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करने को कोई तैयार नहीं है। मुल्की कर्ज GDP के 78% के बराबर है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक हल रह जाता है, या तो पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों पर डिफॉल्ट कर जाए या फिर कर्ज की तंजीम नौ यानी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना होगी। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले 24 से 48 घंटे कर लेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा साहब। पाशा साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। फरमाए दीजिएगा, क्या ये हमारी तारीख के सबसे टफेस्ट नेगोशिएशन अंडरवे है? अगले 24 घंटे कितना कलीदी हैं, कितनी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गए हैं? पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली कोई भी प्रोजेक्शन के ऊपर IMF एतमाद करने को तैयार नहीं दिख रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत मुनासिब कहा है कि इस वक्त जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो एक लिहाज से हम पिछले कोई अब आज आप देखिए कि 23वें प्रोग्राम में है IMF के। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि ना सिर्फ इसमें टफेस्ट रिफॉर्म्स और एक्शंस रखे गए थे, जिसपे हमने खुद दस्तखत किया था सितंबर के महीने में। हमारी हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट में सारे कमिटमेंट्स कर दिए थे ये सारे टफ रिफॉर्म्स के लिए, और उसके नतीजे में चूंकि सितंबर के बाद खास तौर पे
कोई खास प्रोग्रेस नहीं नजर आया इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इसलिए भी IMF जो है वो सख्ती से हमारे सामने पेश आ रहा है। और इसकी एक और बहुत ही बेसिक वजह है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात शायद हमारे तारीख के सबसे मुश्किल इस वक्त मौजूद में हैं। और ये रिफॉर्म्स इसलिए भी जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी को कुछ स्टेबलाइज करना है और साथ साथ ये एक मैसेज देना है दुनिया को कि जो हमारे पोटेंशियल लेंडर्स हैं वो इस बात का एहसास उनको हो कि बाकी पाकिस्तान अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ चले गया है और जो भी पैसे हम देंगे इंशाल्लाह वो अच्छी तरह से इस्तेमाल होंगे। इसलिए इस प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की है। चीन की हम बात कर रहे हैं। चीन को राजी करना थोड़ा आसान भी है लेकिन साथ थोड़ा मुश्किल भी है। मुश्किल और आसान दोनों। आसान इस वजह से सर कि वो पाकिस्तान की मदद करता आया है। मुश्किल इस वजह से कि चीन ने हालिया कुछ अरसे में ही कर्ज देना शुरू किया है, तो उनका रिस्क फैक्टर अपनी जगह बहरहाल बरकरार है। अगर पाकिस्तान चीन को राजी कर लेता है तो बड़ी हद तक पाकिस्तान का मसला हल होता दिख रहा है आपको, और जब IMF ऑन बोर्ड आ जाएगा तो दीगर मालियाती इदारों के साथ भी रिस्ट्रक्चरिंग करना आसान हो जाएगी क्या? देखिए, मल्टीलैटरल एजेंसीज तो आमतौर पर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आप ये बड़े बैंक्स जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक वगैरह वगैरह और IMF, इन सब को मिला लें तो ये बना के तकरीबन $50 अरब बन जाता है। इसमें गुंजाइश आमतौर पर नहीं होती और सिर्फ बायलैटरल्स के साथ होती है, जिसमें सबसे अहम जो है नेगोशिएशंस वो हमें चाइना के साथ करने चाहिए। इसमें ये भी बता दूं आपको कि श्रीलंका जो अपनी रीशेड्यूलिंग करवाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान ने तो रिस्ट्रक्चर कर दिया है अपना डेट, मगर चाइना हैज नॉट येट अग्रीड। तो चाइना टेंड्स टू बी अ बिट टफ ऑन रिस्ट्रक्चरिंग। आपको किस बात का खतरा है पाशा साहब? मुझे ये भी बताइएगा कि आपको महंगाई किस हद तक बढ़ती दिख रही है आने वाले दिनों में? देखिए, फौरन अगर IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है कल इंशाल्लाह, तो उसके बाद एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया गया होगा कि आप ये जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स का आपने जो बड़े मुनासिब तरीके से जिक्र किया है, उनकी टाइम फ्रेम क्या है इम्प्लीमेंटेशन की, वो भी बिल्कुल एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर हमें बताना पड़ेगा और बता चुके होंगे कल तक। इसके नतीजे में मेरा अंदाजा यह है कि ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, आपको फौरन से फौरन इक़दामात लेने पड़ेंगे। इस वक्त आपका जो अफरात ज़र की रफ्तार है वो 27.6% थी जनवरी में। खुदा न खास्ता ये 35% से भी ऊपर चले जाएगी जब ये रिफॉर्म्स आप पूरे इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 42%, 42% है, और ये बढ़कर 50% से भी ऊपर चले जाएगा। उससे अवाम पर बहुत ही सख्त बोझ पड़ेगा। हम सब इस बात पर बहुत परेशान। बेरोजगारी भी आप फिर उसी पैमाने से बढ़ते देख रहे हैं? हमने जो एनालिसिस की है, मैं आपको जो ऐसे आदाद शुमार बताने वाला हूं जिससे रिजल्ट से मैं खुद बहुत परेशान हूं। इस साल सैलाब की वजह से, रुपयों की गिरावट की वजह से और आपके इंपोर्ट पॉलिसी में आपने जो LCs को रोका और उसके नतीजे में प्रोडक्शन में कमी आई, ये सारे चीजें आप मिला लें तो खुदा ना खास्ता 22-23 के साल में हमारा एस्टिमेट ये है कि 20 लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहली दफा तारीख में 10.5 से 11% हो जाएगा। और साथ साथ इसके नतीजे में भी आप ये देखेंगे कि गुर्बत की लकीर के नीचे, मुझे वाकई इतना अफसोस हो रहा है कहते हुए, हमारा अंदाजा यह है कि 2 करोड़ और लोग नीचे चले जाएंगे, गुर्बत में फंस जाएंगे। और उसके नतीजे में आपके तकरीबन 45% पाकिस्तान के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में
कभी नहीं हुआ है। और पॉवर्टी का लेवल वही होगा जो इस सेंचुरी के आगाज में था। 20 साल में 22 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, दिल दहला देने वाले अदाद शुमार शेयर कर रहे थे कि 2 करोड़ लोग मज़ीद ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, 20 लाख लोग मज़ीद बेरोज़गार होंगे, 35% महंगाई की शरह देख रहे हैं। हालात वाकई बद से बदतर हैं और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर हमारी निज़ाम की दुरुस्तगी की तरफ कोई एक कदम बढ़ रहा होता तो हौसला ज़रूर होता। आपको जाते जाते बताए चलूँ कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की अपीलें 5 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील कर दिए खुसूसी डिवीज़न बेंच में जस्टिस मिर्ज़ा वक्कास और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ शामिल हैं कि जो 8 अपीलों पर कल समाअत करेंगे। हुकूमत ने बेनज़ीर कत्ल केस के मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी और जब सज़ा के खिलाफ पुलिस अफसरान सऊद अजीज़, खुर्रम शहजाद की अपील पर भी समाअत अब होगी। मुल्ज़िमान की सज़ाएं बढ़ाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की अपील भी अब सुनी जाएगी। दोनों पुलिस अफसरान इस वक्त सऊद अजीज़ और खुर्रम शहजाद जमानत पर हैं। दोनों को 17 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। सऊद अजीज़ अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और खुर्रम शहजाद पंजाब हुकूमत में जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ समेत 7 मुल्ज़िमान पर 20 अगस्त 2013 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अमरीकी सहाफ़ी मार्क सीगल ने वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। इस दौरान परवेज मुशर्रफ मफरूर हो गए थे, मुल्क छोड़ के चले गए थे और अपनी सफाई में वीडियो लिंक या स्काइप के जरिए भी बयान रिकॉर्ड करवाने की पेशकश का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत की जानिब से वो इश्तिहारी करार पाए गए थे। परवेज मुशर्रफ साहब इसी केस में इश्तिहारी हैं। तहम उनकी वफात के बाद उनके खिलाफ अब अपील खारिज होने का इम्कान है। नाज़रीन, 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग के जलसे के बाद पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, मगर इस अंधोनाक सानहे के 15 बरस बाद भी मुलव्विस मुल्ज़िमान जमानत पर हैं, जबकि 5 मुल्ज़िमान को ट्रायल कोर्ट ने शक का फायदा देकर बरी कर दिया था। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का केस 9 साल और 8 माह चला। इस दौरान 8 जज तब्दील हुए। पुलिस और FIA ने 6 चलान अदालत में जमा करवाए। पीपल्स पार्टी ने बरसर इक़्तिदार आकर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश पंजाब पुलिस से लेकर उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के मातहत इदारे FIA के हवाले कर दी थी। पंजाब पुलिस ने उस वक्त के फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के हुकूमत की तरफ से इस वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान के उस वक्त के सरबराह बैतुल्लाह महसूद पर डालने के बाद अपनी तफ्तीश का मुकम्मल डायरेक्शन, उसका रुख सिर्फ उन्हीं की तरफ कर दिया था। बैतुल्लाह महसूद ने बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। FIA की तफ्तीशी टीम इस वाक़े में साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम और मरहूम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल के अलावा रावलपिंडी पुलिस के अफसरान के मुबैना तौर पर इस वाक़े में मुलव्विस शिद्दत पसंदों के साथ ताल्लुकात पर ही तवज्जो मरकूज करती रही। ऑल दिस टाइम बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश, मकतूला के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अलावा सब कुछ था हमारे पास। इन दोनों तफ्तीशियों और स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों को पाकिस्तान बुलाने पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जमात के अंदर भी यह सवाल उठाया गया कि जब चौधरी एतजाज एहसन, सरदार लतीफ खोसा, बाबर अवान जैसे नामवर वकील पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और अवेलेबल हैं, तो उनकी मौजूदगी में इस अहम तरीन मुकदमे की पैरवी करने की जिम्मेदारी उन वकला के मुकाबले में एक गैर मारूफ वकील को क्यों सौंप दी गई? साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर का कत्ल कल भी एक मुअम्मा था, आज भी एक मुअम्मा है। दैट इज अ बिगेस्ट स्ट्रैटेजी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।